सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट्स नॉर्मल टू द कर्व में जो हमारे न्यूमेरिकल्स चालू थे उसमें अभी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम चालू कर रहे हैं, एंगल बिटवीन द कर्व्स। तो पहले इसका हम डेफिनेशन समझ के देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली एंगल बिटवीन द कर्व्स। मैं उसके लिए दो इंटरसेक्टिंग कर्व्स लेता हूँ। ये एक कर्व ले लिया मैंने और ये सपोज दूसरा कर्व ले लिया। ये दोनों कर्व्स, दिस इज कर्व C1, दिस इज कर्व C2। इस कर्व C1 को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक टेंजेंट मैं बना लेता हूं। उसी तरीके से ये सपोज टेंजेंट T1 है, उसी तरीके से उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस सेकंड कर्व को एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज दिस टेंजेंट इज T2। ठीक है, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एक्यूट एंगल बना है, कंसीडर करो ये एक्यूट एंगल है थीटा। एक्यूट एंगल मीन्स ये 90 भी हो सकता है या 90 से लेस, 0 to 90 इंक्लूडिंग 90 डिग्री इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। ठीक है, तो दिस एक्यूट एंगल इज नोन एज द एंगल बिटवीन द कर्व्स C1 and C2 at their point of intersection, and where 0 degree is less than or is equals to theta is less than or is equals to 90 degree। माने ये क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्चुअली ये भी एंगल बन रहा है, ठीक है, ये भी एंगल बन रहा है, तो एक ऑब्टूज बनेगा एक एक्यूट बनेगा। अगर दोनों में से कोई 90 नहीं है तो आपको कौन सा एंगल अज्यूम करना है यहाँ पे, एक्यूट एंगल। तो पहला डेफिनेशन क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल एक्यूट एंगल, एज एन एक्यूट एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन इसी का देखते हैं। सपोज सेम कर्व्स मैं फिर से बना रहा हूं। ये था हमारा कर्व C1, लेट दिस बी कर्व C2। अब कर्व C1 को सपोज यहां से ऐसे टेंजेंट है, तो उस टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन, मैं छोटा सा एक टेंजेंट ऐसे बना लेता हूं। इस टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये कर्व C1 का हो गया, तो इसे कह लेते हैं हम नॉर्मल N1। क्या कह लेते हैं हम, नॉर्मल N1। अब उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कर्व C2 को एक टेंजेंट कंसीडर करते हैं और वहां से एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। थोड़ा ये हाथ से बना रहा हूं तो ठीक से नहीं बन पा रहा है, ओके, ऐसे कुछ बन रहा है। दिस इज नॉर्मल N2। अब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द टू नॉर्मल्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज नोन एज द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स C1 एंड C2 एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब दोनों को कंबाइनली देखा जाए तो क्या होगा, एंगल बिटवीन द टू कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is defined as the an acute angle between their normals or tangents drawn at the point of intersection। क्लियर होगी बात। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें हम, तो सपोज इस टेंजेंट T1 का स्लोप है M1, टेंजेंट T2 का स्लोप हम कंसीडर करते हैं M2। ठीक है, तो अब कर्व्स वगैरह माइंड से निकाल डालो। टेंजेंट्स आर द लाइंस, माने आपको दो लाइंस के बीच में का एंगल निकालने का है, एक्यूट एंगल निकालने का है, जिनकी स्लोप्स क्या है, M1 और M2 है। तो इसका तो फॉर्मूला हम ऑलरेडी लाइंस चैप्टर में देख चुके हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर होगी बात। अब यहां पे ये m1 इंटू m2 केस ए ले लेते हैं, व्हेन m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। दिस विल इंप्लाई थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो टेंजेंट्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एंड दिस विल इंप्लाई कर्व्स आर ऑर्थोगोनल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कर्व्स जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट पे ये कर्व्स क्या कहे जाते हैं, ऑर्थोगोनल कहे जाते हैं। अब ध्यान रहे, दो कर्व्स आपस में एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकते हैं या एक से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एक सिंगल पॉइंट में जब वो इंटरसेक्ट करता है और एंगल बिटवीन द कर्व्स अगर 90 निकलता है तो वो कर्व्स ऑलवेज ऑर्थोगोनल कर्व्स हो गए। लेकिन दो कर्व्स एक से ज्यादा पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो ऐसे जरूरी नहीं है कि हर जगह एंगल 90 का बने। किसी पॉइंट पे एंगल 90 का बन सकता है, किसी पॉइंट पे एंगल 90 से लेस बन सकता है। तो जिस पॉइंट में 90 का बन रहा है पर्टिकुलर उसी पॉइंट के लिए वो दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल है एक में के, ऐसे कहा जाएगा। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है सब जगह 90 का एंगल आ रहा है, ठीक है, माने वो दोनों कर्व्स क्या हो गए, आपस में ऑलवेज ऑर्थोगोनल हो गए। ठीक है। दूसरी चीज, व्हेन m1 इज इक्वल्स टू m2 तो ये tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 आएगा। दिस विल इंप्लाई थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ऐसे समय क्या होगा, कर्व्स टच ईच अदर। वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे तो क्या हो रहे हैं, टच कर रहे हैं। माने उनको अगर आपने उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट्स बनाए तो दोनों टेंजेंट्स एक में को ओवरलैप करेगी। नॉर्मल्स भी बनाए तो वो दोनों नॉर्मल्स एक में को क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, क्योंकि टेंजेंट्स के बीच में का एज वेल एज नॉर्मल्स के बीच में का एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। क्लियर हो गया एंगल्स बिटवीन द टू कर्व्स। लिख लो जो भी मेंशन करना है। चलो अब इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बड़े प्यारे न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स y square is equals to 4x and y is equals to e to the power minus x divided by 2। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव का यूज करके स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। तो लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व बी P having coordinates x1, y1. Let the point of intersection be P x1, y1. तो as कर्व 1 हमें दिया है y square is equals to 4x. This will imply 2y into dy by dx is equals to 4, then dy by dx is equals to 2 divided by y, then dy by dx at P having coordinates x1, y1 is equals to 2 divided by y1.
दूसरा कर्व हमें दिया है एज y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, दिस विल इम्प्लाई dy by dx is equals to e to the power minus x by 2 into minus 1 by 2. Then dy by dx again coming minus y divided by 2 because this is value of y. This will imply dy by dx is equals at p having coordinates x1 y1 is equals to minus y1 divided by 2. इसे हम m1 कंसीडर कर सकते हैं और इसे हम m2 कंसीडर कर सकते हैं, और m1 इंटू m2 ओरली ऑब्जर्व करोगे तो -1 आते हुए दिख रहा है. तो हियर एज m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. मतलब ये दोनों कर्व्स आपस में एक में को क्या है, ऑर्थोगोनल है एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब इसको ग्राफिकली भी समझ के देखते हैं. ध्यान रखना इन न्यूमेरिकल्स में ग्राफ के ऊपर आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेंट्रेट जरूर करो. ठीक है, बहुत कुछ चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेगी जो आपके लिए नई भी हो सकती है. यहां पहला कर्व दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ये एक पैराबोला है हैविंग पॉजिटिव x एक्सिस एज इट्स एक्सिस एंड वर्टेक्स एट द ओरिजिन. तो यहां पैराबोला बना लेते हैं एक. दिस इज पैराबोला. कर्व क्या था ये, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स बाय 2. अगर x की वैल्यूज मैं नेगेटिव प्लेस करूंगा तो y की वैल्यूज मुझे यहां पावर में पॉजिटिव नंबर मिलेंगे. पावर में क्या मिलेंगे, पॉजिटिव. बढ़ते x के लिए y बढ़ते रहेगा क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग का पावर बढ़ते बढ़ते जा रहा है. ठीक है ना. और जब x का वैल्यू 0 रहेगा तब y का वैल्यू 1 रहेगा. तो यहां एक कोई पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम यहां लिख लेता हूं मैं थोड़ा एरो देके. पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट रहेंगे 0,1 और तो ये कर्व कुछ ऐसे आएगा. ठीक है. जब x की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी तब पावर e का नेगेटिव रहेगा. माने 1/3 पॉइंट समथिंग टू द पावर, ऐसे का आंसर निकालोगे आप तो आंसर 0 की तरफ जाते जाएगा जैसे जैसे x इंक्रीज होते जाएगा. तो यहां प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इस साइड में वो 0 प्लस की तरफ जा रहा है या 0 की तरफ जा रहा है. ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अब ये हमने रफ स्केच बनाया है, ये एरो मिटा देते हैं. ये पॉइंट मैं यहां लिख लेता हूं 0,1. इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट इस कर्व को बना लूं और उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट मैं इस कर्व को बना लूं, ठीक है, ये दोनों के बीच में का एंगल हमें क्या मिल रहा है, रफ स्केच बनाया हो, हाथ से बनाया हो, फिर भी लगभग 90 जैसा आप दिख रहा है. अगर आप एक्यूरेट कर्व बनाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्लियर हो गया. Find the cosine of the angle. Find the cosine of the angle of intersection of the curves f of x is equals to 2 to the power x into log x to the base e and g of x is equals to x to the power 2x minus 1. यहाँ
जैसे हमने पहले इसमें कंसीडर किया था, पहले न्यूमेरिकल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1। ध्यान रहे किसी क्वेश्चन को करते समय हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। किसी में एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो किसी में निकालना मुश्किल होगा तो ओरली डिस्कस भी करेंगे। तो यहां ये दो कर्व्स जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसका अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें, तो हमें कुछ ऐसा अलजेब्रिक सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, करेक्ट नो? दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। अब इसे अगर अलजेब्रिकली सॉल्व करने जाऊं मैं तो मुश्किल टास्क है, ठीक है ना। तो फिर ओरल ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहां मैं अगर x का वैल्यू 1 रख दूं तो log 1 0 होता है, माने ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहां मैं x का वैल्यू 1 रख दूं दोनों जगह, तो यहां 1 का स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, माने x का वैल्यू 1 रखने से दोनों जगह y का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया दोनों कर्व का। कौन सा? x इज इक्वल्स टू 1 कॉमा y इज इक्वल्स टू 0। ये कॉमन पॉइंट है कर्व के ऊपर का, मतलब कर्व्स इंटरसेक्ट हियर एट द पॉइंट 1 कॉमा 0, ठीक है। तो यहां पे बाय ऑब्जर्वेशन हियर वी आर गेटिंग, सॉल्यूशन में लिखते हैं हियर f ऑफ x एंड g ऑफ x intersect each other at P having coordinates 1, 0, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। अब हमें स्लोप्स निकालना पड़ेगा। एट दिस पॉइंट स्लोप्स ऑफ टेंजेंट या स्लोप्स ऑफ नॉर्मल निकालो, ज्यादा इजी क्या जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकालना। तो उसके लिए डेरिवेटिव का हेल्प लेना पड़ेगा। तो एज वी आर हैविंग f of x is equals to 2 to the power x into log x to the base e, this will imply f dash x is equals to 2 to the power x divided by x plus log x to the base e 2 to the power x into log of 2, then f dash 1 है ना, एफ डैश 1 हर जगह x ही है ना, y की हमें जरूरत है ही नहीं है। एफ डैश एट दिस पॉइंट मीन्स एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 क्या बन रहा है? ये यहां 1 डालने से ये पूरा 0 बनेगा, तो ये पूरा डिपार्टमेंट 0 बन गया। तो यहां 2 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू 2। दिस इज एफ डैश 1। अब g ऑफ x लेते हैं। Now as we are having g of x is equals to x to the power 2x minus 1, यहां बच्चों ध्यान रहे डेरिवेटिव निकालने के पहले x के पावर के फंक्शन में, x के फंक्शन के पावर में x का फंक्शन है, तो यहां log लगाना पड़ेगा, लेकिन ये -1 भी साथ में है। log दोनों साइड लगाओगे तो मतलब फंस जाओगे, या फिर इसको बाहर निकाल के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 1 को ना कंसीडर करते हुए। 1 का डेरिवेटिव 0 ही आने वाला है। तो उससे बचने के लिए डेरिवेटिव में हम एक पढ़े थे, इसको क्या करते हैं? e टू द पावर 2x इंटू लॉग एक्स टू द बेस e, ऐसे एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब इजीली हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं। दिस विल इंप्लाई g डैश x इज इक्वल टू e टू द पावर एनीथिंग e to the power that thing into ddx of that thing, तो that thing में बनेगा 2x log x to the base e। 1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, मतलब here we are getting g dash x। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? इसकी जगह रख सकता हूं यहां इसकी जगह अगर मुझे रखना है तो -1 नहीं है मेरे पास में, ठीक है ना। इसकी जगह मैं g ऑफ x नहीं लिख सकता हूं, क्लियर। तो इसे एज इट इज रहने देते हैं। e टू द पावर 2x
log x to the base e, यहाँ 2x डिवाइडेड बाय x प्लस log x to the base e इंटू 2, ये 0 तो हटाओ। अब g-1 निकाल लेते हैं, तो g-1 क्या आएगा, यहाँ 1 होने की वजह से e टू द पावर 0 बन जाएगा, यहाँ x कैंसल माने 2, और यहाँ 1 होने की वजह से 0 इंटू 2 बनेगा, मतलब g-1 मुझे मिल रहा है यहाँ पे 2। क्लियर? सो f-1 और g-1 दोनों मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे 2। क्लियर? अब दोनों 2 मिल रहे हैं, 1/2 और -1/2 ऐसे नहीं मिल रहे, ठीक है। इसे कंसीडर कर लेते हैं हम m1 और इसे कंसीडर कर लेते हैं हम m2, ठीक है। तो हियर m1 इज इक्वल्स टू m2। जब भी m1 इज इक्वल्स टू m2 होता है, पहले मैंने चेक किया कि m1 इंटू m2, तो -1 आते हुए नहीं दिख रहा है, तो यहां पे भी 2 है, वहां पे भी 2 है, तो m1 इज इक्वल्स टू m2। दिस विल इंप्लाई थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, जो कि हमें पूछा गया था, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स f of x and g of x। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a if the कर्व्स गिवन है हमें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1, एंड दूसरा कर्व दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x, वाई क्यूब है, सॉरी वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 16x, कट ऑर्थोगोनली। ठीक है, माने जहां पे जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे होंगे उस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री। मतलब इसमें m1 इंटू m2 क्या है, गिवन है हमें -1 है करके, तो उसको यूज करके हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 ले सकते हो, तो भी x1 y1 को हमें इलिमिनेट ही करना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट a का वैल्यू निकालना है हमें, या फिर एज इट इज कर लो एक्स वाई के साथ में। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, यहां एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। पहला कर्व दिया है डिफरेंशिएटिंग twice x divided by a square plus twice of y divided by 4 into dy by dx is equals to 0। देन ये तो 1/2 बन जाएगा, तो y डिवाइडेड बाय 2 इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू -2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। देन dy बाय dx हियर वी आर गेटिंग -4x divided by a square y। let this be m1। ठीक है, -4x चाहिए था यहाँ पे, ओके 2 मल्टीप्लाइड हो गया, तो दिस इज वैल्यू ऑफ m1। आप अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेते तो यहाँ x1 y1 आ जाता, जो हमें इलिमिनेट ही करना है। ओके, दूसरा कर्व हमारे पास में है एज y cube is equals to 16x, differentiating thrice of y square into dy by dx is equals to 16, then dy by dx is equals to 16 divided by 3y square। let this be m2। now as
कर्व्स आर orthogonal, therefore m1 into m2 this product must equals to -1। अब m1 का वैल्यू हमने निकाला था -4x डिवाइडेड बाय a² इंटू m2 का वैल्यू निकाला है हमने 16/3y²। दिस प्रोडक्ट मस्ट इक्वल्स टू -1। तो यहां पे बन जाएगा -64x डिवाइडेड बाय 3a² इज इक्वल्स टू -1। अब y³ का वैल्यू हमारे पास 16x है, तो ये अगर वैल्यू प्लेस करेंगे तो x y दोनों इलिमिनेट हो जाएंगे, x x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां 64x डिवाइडेड बाय 3a² इंटू 16x इज इक्वल्स टू 1। दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाइड कर दिया हो -1 से, एज y³ इज इक्वल्स टू 16x। देन 4 डिवाइडेड बाय 3a² इज इक्वल्स टू 1। देन 4/3 is equals to a² and this will imply a is equals to ±2 divided by √3. So these are the possible values of a, +√2/√3 and -2/√3. Find the acute angle between the curves पहला कर्व गिवन है y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x² -1 एंड दूसरा कर्व दिया है y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x² -3 at their point of intersection। ठीक है, यहां पे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, अच्छे से इसको हम एंजॉय करेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू सीखने लायक है, वो भी हम कंसंट्रेट करेंगे उनके ऊपर भी। यहां पहली बात तो जो क्या कहते हैं हम प्रोटोकॉल पढ़े हैं, कौन सा प्रोटोकॉल इस टाइप के क्वेश्चन में, m1 निकालो m2 निकालो, tan थीटा m1 और m2 के हिसाब से डिस्कस करो। m1 निकालने के लिए हम सहारा लेते हैं डेरिवेटिव का, करेक्ट। अब पहला फंक्शन जो दिया है मॉड x² -1, ये फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे +1 -1। उन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हमने डेरिवेटिव में डिस्कस किए हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है -√3 +√3, इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं कि एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके ऊपर हम डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं। तो उसके लिए हियर वी आर हैविंग मॉड्यूलस ऑफ x² -1 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x² -3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मॉड हट जाएगा तो क्या होगा, x² -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² -3 का स्क्वायर। देन हियर इट विल कम x⁴ -2x² +1, x⁴ -6x² +9, ये दोनों कैंसल्ड। देन 4x² इज इक्वल्स टू 8, देन x² इज इक्वल्स टू 2
and this will imply x is equals to plus minus root 2. Therefore, point of intersection is, यहां प्लस माइनस रूट 2 रखो तो आंसर विल कम 1, यहां प्लस माइनस रूट 2 रखो तो आंसर विल कम मॉड ऑफ -1 माने 1। तो दोनों जगह y का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, प्लस माइनस रूट 2 कॉमा 1। माने ये कर्व आपस में दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग जगह का थीटा निकालना पड़ेगा, करेक्ट नो। अगर एक कर्व, सपोज ये मैं ऐसे कोई दो कर्व बना लूं, ये इस पॉइंट में और इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां का एंगल बनाने के लिए मुझे यहां के दो टेंजेंट्स बनाना पड़ेगा, उनके बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां मुझे दो टेंजेंट्स बनाना पड़ेगा, इनके बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है, ये सपोज θ1 है, ये θ2 है, ऐसे दो निकालना पड़ेगा, दो अलग अलग एंगल्स। यहां लेकिन ये ऐसे नहीं हो रहा है, यहां θ1 इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो मैं रफ में डिस्कस कर रहा हूं आपसे, यहां θ1 में इक्वल्स टू θ2 और θ1 में नॉट इक्वल्स टू θ2। दोनों इक्वल भी हो सकते, दोनों अनइक्वल भी हो सकते। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो कितनी अच्छी चीज यहां पे हो रही है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल रहेगा, माइनस रूट 2 कॉमा 1 पे भी और रूट 2 कॉमा 1 पे भी। क्यों? क्योंकि इसके जो इक्वेशंस दिख रहे हैं मुझे, इन इक्वेशंस से पता चल रहा है कि इन दोनों का ग्राफ अगर हम एक ग्राफ पेज पे बनाते हैं तो इन दोनों का ग्राफ अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक रहेगा। अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक है माने y एक्सिस के अबाउट में मैं अगर फोल्ड करूंगा तो ओवरलैप करेगा इधर का ग्राफ इधर की ग्राफ को, माने इधर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल थीटा बनेगा वही एंगल उधर बनना चाहिए, तभी तो प्रॉपरली ओवरलैप हो पाएंगे वो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसे समझे कि ये अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए चलो मैं एक पूरा लॉन्ग कट लेके इसको अच्छे से एक्सप्लेन पहले करके देता हूं, ताकि ऐसे जब भी न्यूमेरिकल्स आए तब आप न्यूमेरिकल देखे बरोबर समझ जाओ कि ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है या नहीं है, ठीक है। फंक्शन चैप्टर में भी हमने बहुत सारे वेज इसके देखे थे। यहां हम एक्चुअल पाथ पूरा फॉलो करके ग्राफ ही बना लेंगे। तो पहला इक्वेशन है हमारे पास में y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके दो मीनिंग होंगे, एक मीनिंग होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। दूसरा मीनिंग होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। दैट इज इक्वल्स टू, यहां बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, माने माइनस 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन प्लस 1। जब भी लेस देन का साइन होता है बिटवीन होता है वैल्यू, और यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन, यहां माइनस 1 ग्रेटर देन साइन है, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन है तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो व्हेन एक्स इज लेस देन और इज इक्वल्स टू माइनस 1 और एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू प्लस 1, ये बन रहा है y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सब कुछ
सिचुएशन। क्लियर? अब करते हैं बात दूसरे फंक्शन की। दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन 0 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करके ब्रांचेस इसकी ठीक से मेंशन कर लेते हैं। यहां प्लस माइनस रूट 3 आएगा, तो माइनस रूट 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन प्लस रूट 3। यहां एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहां भी प्लस माइनस रूट 3 आएगा, ग्रेटर देन साइन है, देन एक्स इज लेस देन और इज इक्वल टू माइनस रूट 3 और एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू प्लस रूट 3। ये बन गई बात सेकंड कर्व के लिए। क्लियर हो गया यहां तक? अब इनके ग्राफ्स हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के लिए थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक अच्छा बड़ा ग्राफ इसका बना लेते हैं। दिस इज एक्स, एक्स डैश, इसे थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, y एंड दिस इज y डैश, ओरिजिन O। इस लाइन को पहले बनाना पड़ेगा, इस ब्रांच को। तो ये ब्रांच कहां से कहां तक खेल रहा है? -1 से 1 तक। तो चलो यहां कहीं पे ले लेते हैं -1 जो इंक्लूड नहीं हो रहा है, और इधर कहीं पे ले लेते हैं +1, ये भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। यहां ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाना है हमें, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, माने ग्राफ पैराबोलिक रहेगा लेकिन उसका मुंह नीचे खुलेगा। अब x का वैल्यू 0 डालता हूं तो y का वैल्यू मुझे 1 मिलेगा। तो x का वैल्यू जब मैं यहां 0 प्लेस कर रहा हूं तब y का वैल्यू मुझे 1 मिल रहा है। तो यहां एक पॉइंट है 1। ग्राफ लोअर पैराबोलिक माने नीचे मुंह खोलने वाला पैराबोला बनेगा, तो इसलिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब आते हैं सेकंड ब्रांच पे। जब x लेस देन और इज इक्वल टू -1 है, चलो -1 प्लेस करके देखते हैं। तो यहां ऐसे, तो x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 0 बन जाएगा। अब x का वैल्यू -1 से लेस, कंसीडर करो -2, तो यहां अगर मैं x का वैल्यू -2 बना लेता हूं तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? 3। तो यहां ले लेते हैं -2, तो यहां 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो यहां मुझे मिलेगा 3, दिस वाज 2। तो x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 3। ये अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ पैराबोलिक रहेगा, तो ऐसे बन गया। ठीक है, अब इधर की जो भी वैल्यू मैं प्लेस करूंगा ग्राफ ऊपर ही ऊपर चलते जाएगा। तो एरो बना लेते हैं। ठीक है, अब 1 के उधर 1 को अगर इंक्लूड करूंगा तो y का वैल्यू मुझे 0 मिलेगा। ठीक है ना, 1 को इंक्लूड करने से y का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? 0। और बाकी क्या तो वही होगा, 2 प्लेस करूंगा तो वैल्यू मुझे 3 मिलेगा। तो यहां x का वैल्यू जब मैं 2 प्लेस करूंगा तो y का वैल्यू मुझे 3 मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहां से ये पैराबोलिक रहेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और यहां एरो, इसके आगे ग्राफ। ये पूरा ग्राफ किसका था बच्चों? y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का। देखो फोल्ड करके, अबाउट y एक्सिस इट इज सिमेट्रिकल। ओके, अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ में ब्रांच क्या है? -√3 to √3। -√3 कहीं यहां रहेगा, 1 पॉइंट समथिंग है ना,
यहां कहीं पे ले लेते हैं -√3, तो +√3 चलो यहां कहीं ले लेते हैं। अब ये सब हम रफ में ले रहे हैं, ठीक है। इस ब्रांच के लिए क्वाड्रेटिक है, कोएफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, पैराबोला नीचे मुंह खोलने वाला, ठीक है। x का वैल्यू √3 प्लेस करोगे या -√3 प्लेस करोगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। तो माने यहां x का वैल्यू 0 अगर प्लेस करोगे तो y का वैल्यू 3 आएगा। माने ऊपर यहां ये पॉइंट इंक्लूड होगा, यहां से ग्राफ कुछ ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब ठीक से बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ये ग्राफ बन रहा है। डन। देखो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो गया, अभी तो आधा ही बना है। आगे बढ़ते हैं दूसरी ब्रांच के लिए। x इज लेस देन -√3, तो √3 इंक्लूड कर लेते हैं तो 0 आएगा, +√3 भी 0 आएगा। अब क्वाड्रेटिक है और कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, माने पैराबोला ही बनेगा, लेकिन अब वो उधर मुंह खोलेगा, ठीक है ना, नीचे वापस नहीं आएगा, यहां पे भी नीचे वापस नहीं आएगा। तो जैसे हमने इधर ग्राफ बनाए थे वैसे ही बना लेते हैं। तो जब हम यहां सपोज x का वैल्यू -2 प्लेस कर देते हैं, तो -2 प्लेस करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, और x का वैल्यू +2 भी प्लेस करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। तो ये है 1, ये है -2, ग्राफ यहां से ऐसे उधर ही जाते जाएगा, ठीक है। यहां पे ये है 1, ये है +2, ग्राफ यहां से ऐसे जाएगा। हो गया ग्राफ। अब इस ग्राफ को अगर फोल्ड करोगे आप अबाउट y एक्सिस तो इट विल ओवरलैप। अब ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस देखो। अब ये थोड़ा हाथ से बनाया तो ऐसे हो रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या निकाला, +√2, 1। इसे थोड़ा मैं अब हाथ से बनाया था, वो पॉइंट +√2, 1 था, तो ये यहां पे 1 है, तो ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। और ये यहां पे 1 है, तो ग्राफ ये वाला ऐसे कुछ जाएगा। समझ में आई बात। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -√2, 1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, +√2, 1, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट्स बनाओगे, अब ग्राफ बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ग्राफ में ऐसे एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा और ऐसे एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, यहां पे भी वैसे ही करोगे आप। दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। रीजन क्या है, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है यहां पे देखो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस कर्व को टेंजेंट बनाओगे तो देखो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, ठीक है। और उसी कर्व को इस पॉइंट के साथ में अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेके टेंजेंट बनाओगे तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ में, x एक्सिस के साथ में वो एक्यूट एंगल बना रही है। माने वहां पे M1 और यहां पे M1 डिफरेंट है, वैसे ही दूसरे कर्व के लिए, ठीक है। ये हो सकता है M1 M2
अदल बदल हो सकते हैं, लेकिन दोनों में जो रिलेशंस है, जैसे m1 इंटू M2 -1 होता होगा तो -1 ही होगा, m1 इज इक्वल टू M2 होता होगा तो वही रहेगा। m1 M2 में जो रिलेशन बनेंगे वो हर जगह क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू टेक मॉड्यूलस tan थीटा फाइंड आउट करते समय। क्लियर? अब फिर यहां रीजन क्या बनता है, एज द ग्राफ of the curves is symmetric about y-axis, therefore the angle made at -√2, 1 and the angle made at √2, 1, यहां पे एंड की जगह में क्या डाल देता हूं, इक्वल साइन डाल देता हूं। दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, माने कोई भी एक फाइंड आउट कर लो आप, काम खत्म। दो अलग अलग एंगल्स फाइंड आउट करने की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर? अब एंगल निकालने के लिए अब हमें डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, √3 पे और -√3 पे और √3 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉर्नर बन रहा है। और क्या बोला था, -1 और 1 पे वो पहला फंक्शन जो है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x² -1, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहां पे भी क्या बन रहा है, कॉर्नर। लेकिन एट x इज इक्वल टू √2 दोनों फंक्शन स्मूथ और कंटिन्यूअस है, माने दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल है। यहां पे भी एट x इज इक्वल टू √2 दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो पहले हियर dy बाय dx इज इक्वल टू, अब चाहे ये वाला फंक्शन मैं पहले ले लेता हूं। इस फंक्शन में dy बाय dx क्या आएगा, -2x, या dy बाय dx क्या आएगा, 2x। ठीक है, अब dy बाय dx एट किसी भी एक पॉइंट पे निकालना है हमें, तो √2, 1 पे निकाल लेते हैं, तो -2√2, या dy बाय dx एट √2, 1 इज इक्वल टू 2√2। ओके, अब मैंने लेते समय एक ही कर्व लिया हूं। ठीक है, दूसरा कर्व लेके देखते हैं। ये यहां पे भी -2x या +2x, माने वही मिलने वाला है। तो इसको m1 लोगे तो उसको m2 लो। समझ में आ रही ना बात, माने एक पहले कर्व के लिए ले लो डेरिवेटिव और दूसरा दूसरे कर्व के लिए ले लो। क्लियर? क्योंकि इंटरसेक्ट देखो कहां हो रहा है, ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसका ये वाला ब्रांच लिया हमने, ये वाला ब्रांच। इस वाले ब्रांच में क्या था, x इज लेस देन, या फिर ये वाला पॉइंट ले रहे हैं तो इधर वाले पॉइंट पे देखते हैं। ये वाला कर्व ले रहे हैं तो कौन सा ब्रांच है हमारे पास में, 0 to √3। समझ में आया ना, 0 to √3 है, माने 0 to √3, √3 से ग्रेटर, √3 से लेस, 0 to √3 माने ये वाला ब्रांच, -2x, माने ये जो है ये इसके टेंजेंट का स्लोप है। समझ गए हो? और ये किसके टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, तब इसका ब्रांच क्या है, ये वाला। ठीक है, ये ब्रांच माने कौन सा ब्रांच था,
1 से ग्रेटर, ये देखो 1 से ग्रेटर, क्लियर। तो दिस इज m1, दिस इज m2। समझ में आ रही ना बात? टेंजेंट्स बना के वहां पे आप अज्यूम कर सकते हो, और उसकी ब्रांच आपके पास में है। तो हियर देयरफॉर m1 इज इक्वल्स टू, कुछ भी ले, किसी को भी मैं m1 ले लेता हूं, m2 इज इक्वल्स टू -2√2। नाउ सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, देन दैट इज इक्वल्स टू, यहां आएगा मॉड्यूलस ऑफ 2√2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8, 2√2 इंटू 2√2 8 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो गया, मतलब दैट इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाय -7, मॉड के बाहर निकलेगा तो 4√2 डिवाइडेड बाय 7, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4√2 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हमें शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं इसे, लेकिन बहुत कुछ चीजें हमें सिखा के जाते हैं, ठीक है ना। यहां ठीक है, ग्राफ हाँ लिख लो।